बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म बी। ये आपने बताना है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है। द फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था पहले ही टॉपिक में, या शायद दूसरा टॉपिक था इस चैप्टर का। उसमें हमने बात की थी कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर से पास होता है, जैसे ओर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है and that is the conductor becomes electromagnet। तो उस कंडक्टर को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगती है। वो फोर्स डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर के अंदर करंट कितना था। वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जनाब उसकी लेंथ कितनी थी और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। फिर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। लेंथ यहाँ पर इसलिए वेक्टर लेते हैं, जब किसी वायर के अंदर करंट हो तो उसकी लेंथ को आप वेक्टर करें, वेक्टर इज्यूम करें। वजह यह है कि चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान ही होता है और इससे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट इज़ अ फोर्स। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये एल जो है आई एल करंट एलिमेंट होता है, यानी लेंथ वो लेंथ की जिसके अंदर करंट मौजूद हो, फिर हम उसको वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। और उस वेक्टर का जब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ये मिलता है। यहाँ से पता चल सकता है कि वो फोर्स जो उस वायर के ऊपर लगेगी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा और उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन जो है यहाँ पर मैंने यूनिट वेक्टर एन लिखा हुआ है। उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम करते क्या हैं, हम या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं या फिर हम राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखें आप, अगर इस तरह कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है कि जिसके अंदर करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस केस में आउट ऑफ द वाइट बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इस फिंगर से शो करते हैं बी, एंड जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर इस सूरत में लगेगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी और उस फोर्स को हम थंब से शो करते हैं उसकी डायरेक्शन को। सो इट्स अ वेरी सिंपल रूल। हम ऑलरेडी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, तो आप ज़रा उसको भी रिविजिट कर ले। चूँकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ उसके पॉइंट्स बताने हैं कि जनाब किन किन चीज़ों पे वो फोर्स डिपेंड करती है और फिर कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। ये फिर थीटा के साथ आप उसको बता सकते हैं ये फोर्स कब ज़ीरो होगी, जब करंट ज़ीरो होगी, या उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़ीरो होगी, या आपने कोई कंडक्टर रखा ही नहीं है, या फिर उस लेंथ और बी के दरमियान एंगल 0 या 180 है। तो वो सारे केसेस भी अगर एक एक पॉइंट आप लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है अगर पेपर में आ जाता है तो। फिर इसके बाद ये जो दूसरा मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई है, ये राइट हैंड रूल है या राइट हैंड पाम रूल है। ये भी बिल्कुल उसी तरह के रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन ये राइट हैंड है। डियर स्टूडेंट्स, इससे आप करना कैसे यूज़ करेंगे, अपनी हथेली को ऐसे पकड़ लें। ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। ये जो थंब है ये उस करंट की डायरेक्शन को शो करेगा जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है, और ये जो पाम है आपका ये उस फोर्स को शो करेगा जो उस कंडक्टर के ऊपर लगेगी। अब चाहे इस रूल से करें जो आपने कुछ देर पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, या इस रूल से करें, दोनों सूरतों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई ऐसी बुक यूज़ कर रहे हैं जिसमें बार बार ये रूल यूज़ किया गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं हुआ कि इधर तो हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कन्वीनियंस क्या है, आप किसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं।
दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे होंगे। लेकिन ये जो पहले मैंने यूज़ किया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये टेक्स्ट बुक में चूंकि ऑलरेडी यूज़ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए ये फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जो ब्लैक से मैंने बनाया यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको यूज़ किया करें। ये सिर्फ इसलिए बताया कि कहीं पे इसको देख लें तो कंफ्यूज ना हो। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो फिर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो उसमें ये है कि चूंकि यहाँ पर हमें करंट मालूम है और उसकी वजह से हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम है या इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आउटपुट सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे मोटर्स वगैरह में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वहाँ पर ये रूल यूज़ करते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जैसे जनरेटर्स हैं, डायनामोज हैं, वहाँ पर फिर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। बिल्कुल इसी तरह से हम राइट हैंड बना लेते हैं। वही डायरेक्शन जो है, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन शो करेगा। जो आपके पास आपकी ये पॉइंटिंग फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करनी है। फिर फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी shown with your thumb, but in case of electricity generation we use right hand, in case of consumption of electricity that we use left hand, motors वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और उनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का नेचर क्या होगा। देखिए अब ये डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। एक सिनारियो ये बन सकता है कि उन वायर्स के अंदर करंट जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी यहाँ से पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पर और इस साइड पर कोई नेगेटिव है, तो हम उसकी डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, इन सारे रूल्स के अंदर जो करंट आप यूज कर रहे हैं दैट इज कन्वेंशनल करंट, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अ नेगेटिव टर्मिनल। So current in this coil is in this direction from left to right, and current in this wire is in also in the same direction from left to right. What we do, if we know the direction of current, फिर वो ओरस्टेड ने जो ऑब्जर्व किया था राइट हैंड रूल, इसमें ये होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट हैंड रूल से हम यूज करेंगे, फाइंड करेंगे, एंड दैट इज एक साइड से वो फील्ड इंटर होगी और दूसरे साइड से वो फील्ड जो है इमर्ज होगी। ठीक है, द सेम हैपन्स विद द अदर कंडक्टर, उसका भी यही हिसाब होगा, एक साइड से फील्ड इमर्ज होगी और इंटर होगी और एक साइड में वो यहाँ से इमर्ज होगी, यहाँ पे इंटर होगी, यहाँ से इमर्ज होगी। यहाँ से क्रॉस से मैं वो डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। कई दफ़ा मैंने आपको ये बात बताई है मुख्तलिफ लेक्चर्स के दौरान कि क्रॉस से मेरा मतलब ये होता है कि इन टू द पेज कोई वेक्टर जा रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ और जो आउट ऑफ द पेज होता है उसको मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी सिचुएशन बन गई है। दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर देखें, यहाँ से इमर्ज हो रही है, यहाँ पे इंटर हो रही है, यहाँ से इमर्ज हो रही है, यहाँ पे इंटर हो रही है। ठीक है, तो इनकी जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या करेगी, वो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करेगी, यानी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स की वजह से जो करंट की वजह से उन दोनों में पैदा हो जाती है। ज़ाहिर है ये करंट की वजह से मैग्नेट हो जाता है, दूसरा भी करंट की वजह से मैग्नेट हो गया और उनकी फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो। अब अगर सिनारियो डिफरेंट हो जाए, आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, यानी क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि जनाब एक में करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, दूसरे में करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, देन फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में आपने ये लिख लेना है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वजह ये है कि उनका जो है, अगर इसमें करंट राइट साइड पे जा रही है ऊपर वाले में, तो उसका तो फिर वही सीन होगा जो पहले था, यानी इस साइड से क्रॉस इंटर हो जानी है फील्ड में और इधर से निकलनी है। ठीक,
सिमिलरली इफ यू सी द नेक्स्ट वायर, उसमें करंट इधर से जा रही है, चूंकि इस दफा मैं कह रहा हूं कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका क्रॉस अंदर की तरफ होगा और डॉट बाहर की साइड, वही राइट हैंड रूल, बट दिस टाइम आई एम पॉइंटिंग माई थंब इन लेफ्ट डायरेक्शन, सो ये सीन होगा। आपके पास ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है, क्योंकि सेम लाइक जो है पोज दे रिपेल, यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं बन रहा, यहाँ पर दोनों एक डाइवर्ज होंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे जब करंट की डायरेक्शन उनमें अपोजिट होगी। कभी कभी वो इस तरह भी कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है और दूसरा जो है वो कन्वेंशनल करंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो फिर अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में बताए तो इसका मतलब है दे बोथ आर कन्वेंशनल इन सेम डायरेक्शन और बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक इन सेम डायरेक्शन। तो इसको भी ज़रा जहन में रखें कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सेम डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। दोनों कन्वेंशनल है सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक है दूसरा कन्वेंशनल करंट है तो फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे और सेम डायरेक्शन में वो रिपेल करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। उसमें वो पूछ रहा है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी। once again it's very simple and we discussed it in details in lecture number 5. आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा या इसको नहीं समझे। वहाँ पर हमने बात की थी कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर वंस अगेन लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे हम डायरेक्शन बताने के लिए, और मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये सारा फार्मूला मालूम है। क्यू ज़्यादा होगा उस पार्टिकल के ऊपर तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तब भी उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। एंड फाइनली वो जिस फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है अगर उसकी वेलोसिटी और उस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब भी उनकी जो है उसकी 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 उसके ऊपर फोर्स जो है वो कोई और होगी, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तब कुछ और फोर्स लगेगी। तो ये सारे केसेस आप बता सकते हैं एंड आई नो कि आप ये जानते होंगे बिकॉज हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। बस ये सिर्फ याद रहे इस यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। लेकिन फिर ऐसे केस में ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये शो करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंस्टेड ऑफ करंट। तो जब चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो ये फिंगर वेलोसिटी को शो करेगी एंड बाकी जो है वही सेम रूल है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के परपेंडिकुलर उसका रिजल्ट होगा। और वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आप जानते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगी तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। वंस अगेन द फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा एंड इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉन बीम तो उस इलेक्ट्रॉन बीम के केस में क्यू जो है दैट वुड बी एन ई। n in this case is number of electrons in that beam and E is charge on an element individual electron. So इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं और मैंने माइनस साइन लगाया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको बता सकूं कि ये मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने Ne लिखा है इंस्टेड ऑफ Q क्योंकि QNE है, चार्ज क्वांटाइज होता है जितने इलेक्ट्रॉन उस बीम में मौजूद है बस मैंने उनकी तादाद लिखी है, n से शो किया है और सेम प्रोसीजर होगा सिर्फ Q की जगह मैंने उसको लिखा है। एक बात याद रखें कि जब आप इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात कर रहे हैं तब आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को उसके अपोजिट लेना है, क्योंकि हमने ये जो रूल डिस्कस किया है ये किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने कहा था कन्वेंशनल हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम अमूमन
पॉजिटिव चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हम बीटा ट्रान के अंदर हम जो है एक्सेलरेट करते हैं। जो इस तरह का सिस्टम होता है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, that is path of a charged particle entering in a magnetic field with an arbitrary angle. Well, what would be path of that charged particle if it enters in the magnetic field perpendicularly or parallel or with making some any other angle? तो तब उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, यानी ये आर्बिट्रेरी एंगल के बारे में पूछ रहा है कि किसी भी एंगल से, आई डोंट नो कि कौन सा एंगल है, लेकिन जनरली वो पूछ रहा है कि किसी भी एंगल से अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या इफेक्ट होंगे। मैं चूंकि ऑलरेडी वहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि सर्कुलर पाथ में वो घूमने लगेगा अगर तो हम उसको परपेंडिकुलरली इंटर करें, और अगर बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड ऑफ पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज साइन थीटा फिर उस केस में जीरो हो जाएगा, क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो इज जीरो, या एंटी पैरेलल है तब भी जीरो हो जाएगा। हाँ, 90 एंगल से जाएगा तो फिर सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेगा। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मोशन में जो होता है उसमें फोर्स लगाती है तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर सकती है अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसको एक्सेलरेट करेगी तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकती है। बट सिंस यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो वो की भी साइन थीटा से हम करेंगे, और साइन थीटा से पता चलता है कि जब 0 है या 180 है, दोनों सूरतों में वो पाथ रेक्टिलिनियर होगा, उसी पाथ पे जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। एंड इफ द एंगल इज 90 डिग्री देन इट स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर होगी अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और वो परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है। हाँ, अगर कोई अदर एंगल है, न 0 है न 90 है न 180 है, any arbitrary angle between 0 and 90, then the path would be helical। और हेलिकल पाथ किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ पे जाने लगेगा, यानी आगे की तरफ जाएगा, हेलिक्स। ठीक है, तो एक ही सर्कल नहीं होगा, वहीं पर मुस्तकिल तौर पे नहीं रहेगा बल्कि आगे की तरफ जाएगा और सर्कुलेट भी करता जाएगा, इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। एंड देन क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में हमने इंट्रोड्यूस किया और उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट न हुआ, क्या इसका मतलब ये है कि उस फील्ड के अंदर भी जीरो है? क्या आप श्योरली ये कह सकते हैं कि वहाँ पे फील्ड जीरो है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। Why? That is because force depends upon all these things, Q, V, B and angle between V and B। अगर फील्ड जीरो है तो या तो Q जीरो होगा, जो कि नहीं है जीरो, क्योंकि वो कहता है इलेक्ट्रॉन है और उसका Q जीरो नहीं होता। ठीक है, ये बात तो चली गई। दूसरा वेलोसिटी, ये भी उसने कहा है कि वेलोसिटी उसकी कोई है, तो चलो वो भी जीरो नहीं है, तो इस वजह से भी फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तीसरा बी, अब ये या तो बी जीरो है या एक और वजह से भी जीरो हो सकती है, एंड दैट इज एंगल। इफ एंगल इज जीरो आर 180, सो you are not sure whether B is 0 or the angle is 0 or 180. So you cannot surely say that B is 0 if there is no deflection of an electron. And then question number 7 is about velocity selector। कि कोई हमारे पास सिस्टम है, वेलोसिटी सेलेक्टर का डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसमें दो फील्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पर एक नॉर्थ और एक साउथ, ये दो फील्ड्स बना रहा हूँ। ठीक है, और उनके दरमियान कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ से साउथ में बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, एंड दैट इज फ्रॉम हियर द पॉजिटिव टर्मिनल टू हियर द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने बनाई। ठीक है, अब ये दोनों फील्ड्स जो हैं
आपस में अगर एक जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर हो, तो अब इस सिस्टम के अंदर मैं यहां से कोई चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस करता हूं, बल्कि चार्ज पार्टिकल स्प्रे कर देता हूं जिनकी मुख्तलिफ वेलोसिटी है, और वहां से इस सिस्टम से कौन से चार्ज पार्टिकल पास होंगे कि जिनकी वेलोसिटी E बाई बी के इक्वल होगी। एंड यही सिस्टम हम यूज करते हैं एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर। हमारे पास बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं किसी मटेरियल के जिनका चार्ज एक जैसा होता है, और उनको हम क्या कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हमने सिस्टम बनाया होता है, उसके अंदर से पास करते हैं। यहाँ पे कहीं पे कोई स्लिट चौड़ी होती है तो हम स्प्रे कर लेते हैं, और उनमें से वो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, आइसोटोप से जो भी आयंस आप उसमें डालते हैं वो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं जिनकी वेलोसिटी ये होती है, वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर निकल जाते हैं। तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। इस तरीके से हम वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं, एक खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। एंड देन अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, एंड वंस अगेन दैट फोर्स वुड बी QVB या NeVB, Ne फॉर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस साइन भी मैंने लिखा है। बट वहाँ पर यहाँ पर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक रीजन में मौजूद है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और उसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पैरेलल है, क्योंकि इस केस में उसने ये नॉर्थ है ये साउथ है, एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कर रहा है, यहां से फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है। अब एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कोई वेलोसिटी है, और उसको हम यहां पर इस फील्ड के अंदर रिलीज करते हैं। अब इसकी वेलोसिटी अगर पैरेलल है, मैं इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ पुश कर रहा हूँ, या साउथ से नॉर्थ अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर ये क्या इफेक्ट करेगा और ये क्या इफेक्ट करेगा। वो कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ है, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। सो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड हियर there is no role of direction of velocity. So it is not going to move anywhere due to this force. That is because angle is zero. If angle is zero, this force gets zero. And if you see this, here अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसको थ्रो करते हैं, तो ये क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। रीज़न ये है कि चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से फील्ड नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि पॉजिटिव की तरफ आए, लेकिन चूंकि हमने उसको एनर्जी दे के उस डायरेक्शन में कोई काइनेटिक एनर्जी दे के उसको साउथ की तरफ थ्रो किया है, तो ये क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी बिकॉज ऑफ ओनली दिस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सो इट वुड डिसलरेट, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज। ठीक है, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसमें हम एक चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं और उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। सिस्टम यूं होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं यहाँ पर उसको इनटू द पेज शो करता हूँ। यूनिफॉर्म एज्यूम कर लें, इसको क्रॉस से शो कर रहा हूँ। इट मीन्स इट इज गोइंग इनटू द व्हाइट बोर्ड,
यहाँ से कहीं से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस बोर्ड में, वाइट बोर्ड में इंटर हो रही हैं। और जो चार्ज पार्टिकल है, ये ब्लू एरो से मैंने इसकी डायरेक्शन शो की है कि इधर से हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर, तो वो क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, तो वो जब इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज एफ बी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, दैट इज क्यू वी बी। और उसी क्यू फोर्स को हम, चूंकि ये इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये फोर्स देखिए ये सेंट्रीपिटल है, टुवर्ड्स सेंटर है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल मान लेते हैं अगर तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है। तो ऐसे केस में हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, दोनों साइड वेलोसिटी पे डिवाइड किया जाए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह, और फिर दोनों साइड मास पे डिवाइड कर दें, और फिर दोनों साइड पे आप इसको क्या कर लें, r से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मास ये कैंसिल हो जाएगा और r इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगी वेलोसिटी, एंड दैट इज q b r डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये वेलोसिटी है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो आप जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ v की जगह r ओमेगा, और q b r डिवाइडेड बाई m उधर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लें तो आप दोनों साइड r पे डिवाइड करें, r कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई f, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ ये ताल्लुक है, तो q b डिवाइडेड बाई m ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंगुलर। इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो फ्रीक्वेंसी इज q b डिवाइडेड बाई 2 पाई m। नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, और उसका टाइम पीरियड इसका फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हैं। मैंने v की जगह r ओमेगा पुट किया है। अब ये फर्स्ट ईयर में आपने लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप में पढ़ा था। और दूसरा मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई f पुट किया है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए आप इसको एंगुलर वेलोसिटी कहें या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन को क्या हम इसी सिस्टम के अंदर, इसी साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, एंड रीजन फॉर दैट इज q is 0. If q is 0, the force on that particle is 0, so it is not going to be affected if we throw it inside some magnetic field that is uniform. Means we cannot accelerate a neutron in a cyclotron or such systems which involve this force, because this force depends upon the charge and neutron is chargeless. And then there is torque. Torque on the current carrying coil is 0 when the angle is, एक क्वेश्चन हो सकता है, या दिस टार्क इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज। सो एंगल कौन सा, इस केस में आपके टेक्स्ट बुक में जो टार्क का टॉपिक है उसमें इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और उस कॉइल की जो डायरेक्शन इन लोगों ने इज्यूम की है वो प्लेन ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन ली है। ये इस प्लेन और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान वाला एंगल इन लोगों ने लिया है, उसको अल्फा कहा है। और जब ये कॉइल रोटेट करेगी, जब इसके अंदर से इस तरह जाए, मैंने पॉजिटिव लिखा है, इधर नेगेटिव लिखा है, तो इसमें जैसी करंट फ्लो होगी, ये जो साइड है इसमें करंट डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो अब वही बात है जो हमने पहले कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर फोर्स लग रही, इन दो के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। वजह यह है कि लेंथ और बी एक ही डायरेक्शन में है, वी इग्नोर दीज टू, but there is force on these two conductors. This is moving downward. Well, and if you know the direction of current,
You know the direction of magnetic field. This is direction of magnetic field. This is direction of current. What is the direction of force? Outward. So here we are having cross. Means this side of this coil is going to be pushed in outward direction. Sorry, I would put dot here. Reason for this dot is because the magnetic field is in this direction, the current is in downward direction, the force would be in outward direction. And then for this conductor the situation is different because current is in upward direction, so it would be pushed into that white board and इस तरह इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कपल फोर्स लगेंगे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, सेम मैग्नीट्यूड के टार्क प्रोड्यूस होगा। और टार्क हम जानते हैं कि इसका अगर आप कैलकुलेट कर दें, जो आपने टार्क वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें, और इसी बेस पे फिर हमने आगे जाकर गैल्वानोमीटर कंस्ट्रक्ट किया था और उस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में भी कन्वर्ट किया था। बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में सबसे ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि सबसे ज्यादा डी है, एफ डॉट डी कपल का टार्क होता है। तो इनमें से एक फोर्स लें और ये डी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इस केस में डिस्टेंस इन दोनों में सबसे ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट जब ये रोटेट हो जाएगा तो उसके अंदर से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट, टार्क जीरो हो जाएगा। और वजह क्या है? इस केस में तो अल्फा जीरो है, जिस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ दैट एरिया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट इफ यू रोटेट द टार्क द कॉइल, you get maximum flux but zero torque. Why zero torque? Because ये एंगल फिर अब ऐसे हो जाएगा, ये जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल आ जाता है, इस तरह ये रोटेट हो जाता है, तो ये जो एंगल बन जाता है अभी मैग्नेटिक फील्ड और बी जो है P यानी प्लेन ऑफ द एरिया, अब प्लेन ऑफ द एरिया डाउनवर्ड है, इस तरफ है आउटवर्ड, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वही है। अब इनमें एंगल 90 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप कि इसके अंदर से फ्लक्स तो मैक्सिमम हो गया, बट चूंकि अगर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएं या उस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएं, मोमेंट आर्म नहीं होगा। मोमेंट आर्म नहीं होगा तो टार्क ही प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसे केस में अब टार्क प्रोड्यूस नहीं होगी, जीरो टार्क होगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर चेंज भी कर दें, वो मैक्सिमम टार्क पूछे, वो जीरो टार्क पूछे, वो कुछ भी कहे, तो आप इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बुनियादी पॉइंट्स बताएं। नॉर्मल ऑफ द एरिया कुछ और होता है, प्लेन ऑफ द एरिया कुछ और होता है। अगर आप नॉर्मल ऑफ द एरिया के साथ यही टार्क का फार्मूला लिखेंगे, दैट वुड बी NIBA साइन ऑफ थीटा, उसको मैं थीटा कहूंगा, जो नॉर्मल ऑफ द प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही है, तो वो फिर डिफरेंट लिखेंगे आप इस तरह। अक्सर टार्क के साथ हम साइन थीटा लिखते हैं क्योंकि हम एरिया की जो या उस डायरेक्शन की बात करते हैं, दैट इज नॉर्मल। एंड देन सोलेनोइड कब एज अ बार मैग्नेट काम करेगा? सोलेनोइड इज अ स्प्रिंग लाइक coil and when current flows inside this solenoid, दो तरह से हो सकता है। अब अगर इस solenoid के अंदर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एक इस तरह है, चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये अब इस साइड से करंट, ये मैं इसका इस सोलेनोइड को ऐसे पकड़ के रोटेट करके मैं इसका एक साइड ले रहा हूँ, एक कायल की बात कर रहा हूँ, तो जो कायल मुझे नजर आ रहा है वो ये है। अगर उसमें करंट इस तरह क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है ना, तो अगर उसमें करंट इस तरह जा रही है तो क्या होगा? करंट अगर उसके अंदर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस साइड, ये साइड उसका जो है, दैट वुड बी क्रॉस डॉट, क्रॉस और डॉट, इस तरह होगा ना। उस वायर के गिर इस तरह, तो अंदर साइड आप देख रहे हैं इनटू द पेज है, मीज के नॉर्थ कहीं उस साइड पे है, ये हमें साउथ नजर आ रहा है। तो ये देखें ना, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह है तो इससे एस बनता है साउथ, और अगर करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट कर दे
यानी अब कॉइल में इस तरफ से करंट आ रही है, और ये कॉइल की वाइंडिंग पे डिपेंड करता है, वाइंडिंग कैसी हुई है। तो अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बाहर का साइड जो है डॉट क्रॉस है, ये डॉट है क्रॉस है, और ये डॉट है, ये क्रॉस है और ये डॉट है। तो डॉट जो है हमारी तरफ है, इट मीन्स हमारी तरफ उसका नॉर्थ पोल है, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई सॉलिनॉइड जो है ऐसा बार मैग्नेट बिहेव करता है। उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके अंदर से पास हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका जो साउथ होता है, उसका साउथ जो होता है दैट इज हेयर इन दिस केस जो मैंने बनाया है, और उसका नॉर्थ इधर है। उसके अंदर जो फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बाहर की जो फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है। सो ये वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतालिक था, और मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना चैप्टर दोबारा रिविज़िट करें, और जो लेक्चर हमने इसमें आगे किए हैं उसको ज़रा दोबारा देखें। कहीं कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो तो आप उनको वहाँ से अपनी इस्लाह कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।